शुरुआत करते हैं आज की न्यूज़पेपर की। पहली न्यूज़ है डेंगू की बीमारी से रिलेटेड। न्यूज़ आई है कि दिल्ली में पहली डेंगू से डेथ देखने को मिली है। दिल्ली रिपोर्ट्स दिस ईयर्स फर्स्ट डेंगू डेथ। दिल्ली में इस साल की पहली डेंगू से डेथ की रिपोर्टिंग सामने आई है। तो सबसे पहले हम डेंगू बीमारी के बारे में कुछ बेसिक जानकारी देख लेते हैं। तो नॉर्मली इसका जो एरिया है पूरे वर्ल्ड वाइड यदि हम देखें ना, तो उष्णकटिबंधीय जो एरिया पड़ता है उस एरिया में डेंगू के केसेस ज़्यादा देखने को हमको मिलते हैं। डेंगू मच्छर के काटने से फैलता है। डेंगू एक मच्छर जनित उष्णकटिबंधीय बीमारी है जो कि डेंगू वायरस के कारण होती है, जिसका नाम है जीनस फ्लेवी वायरस। इसका प्रसार मच्छरों की कई जीनस एडीज प्रजातियों, मुख्य रूप से एडीज इजिप्टी के द्वारा होता है। ये मच्छर चिकनगुनिया, पीला बुखार, जीका संक्रमण का भी वाहक होता है। देखो, डेंगू को उत्पन्न करने वाले 4 अलग अलग लेकिन आपस में संबंधित सीरोटाइप मतलब सूक्ष्म जीवों की एक प्रजाति के भीतर अलग अलग समूह हैं जिनमें एक समान विशेषता पाई जाती है। वो हैं DEN1, DEN2, DEN3 और DEN4 हैं। और लक्षण यदि हम बात करें ना, तो अचानक तेज़ी से बुखार आना, तेज़ सिर दर्द होना, आँखों में दर्द, हड्डी, जोड़ और मांसपेशियों में तेज दर्द होना। यदि निदान और उपचार की बात करें तो डेंगू संक्रमण का निदान रक्त परीक्षण से होता है। डेंगू संक्रमण के इलाज हेतु कोई विशेष दवा अवेलेबल अभी तक नहीं है। अब चलते हैं न्यूज़ की तरफ और देख लेते हैं न्यूज़ में क्या बात कही गई है। इसमें बताया जाता है कि जो कैपिटल है यहाँ पर 243 केसेस रिपोर्टेड हुए टोटल न्यू डेंगू के न्यू केसेस टोटल 243 रजिस्टर्ड हुए एंड एक व्यक्ति की डेथ हुई है। और ये जो डेथ है द फर्स्ट दिस ईयर ओवर द पास्ट वीक। पिछले वीक में यदि आप देखोगे तो अभी तक कोई डेथ नहीं हुई थी। ये पहली डेथ है डेंगू से। जिस व्यक्ति की डेथ हुई है उसकी उम्र 35 साल बताई जा रही है। वो एक महिला है। साउथ दिल्ली सरिता विहार की वो रहने वाली है। ठीक है। इसके बाद यहाँ पर बात बताई जाती है द केस लोड फॉर द करंट मंथ स्टैंड 382, जिसमें इंक्लूड है 139 केसेस रिपोर्टेड टिल अक्टूबर 9 अक्टूबर तक जो है कितने केसेस अभी तक रजिस्टर हो चुके हैं उसके बारे में बात बताई गई है। ए टोटल ऑफ 723 केसेस हैव बीन रिकॉर्डेड दिस सीजन। 16 अक्टूबर तक की यदि हम बात करेंगे तो द हाइएस्ट फॉर द सेम पीरियड सिंस 2018 विच सा 1020 केसेस इन सितंबर। द सिटी रिपोर्टेड 217 केसेस विच वाज आल्सो द हाइएस्ट केस काउंट फॉर द मंथ सिंस 2018। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं CBSE से। CBSE ने इशू कर दिया है एग्ज़ाम डेट की सीट को। फर्स्ट टर्म बोर्ड पेपर फॉर क्लास 12th स्टूडेंट फ्रॉम 1 दिसंबर। तो फर्स्ट टर्म के जो बोर्ड पेपर हैं कक्षा 12वीं के लिए देखें तो वो चालू होने वाले हैं 1 दिसंबर से। द सेंट्रल बोर्ड ऑफ सेकेंडरी एजुकेशन will hold its first term board examination for major subjects for class 12वीं स्टूडेंट फ्रॉम 1 दिसंबर से लेकर के 22 तक। यदि हम 10वीं की बात करें द मेजर सब्जेक्ट एग्जामिनेशन विल बिगन ऑन नवंबर 30 एंड रन टिल दिसंबर 11। तो पहले 10वीं के चालू होंगे, उसके बाद में 12वीं के चालू होंगे। In a format change spurred by the uncertainty of corona situation, the CBSE has divided the academic year 2021-22 into 2 terms with 50% of the syllabus to be covered in each term and board exam to be held at the end of each term.
इसमें बात कही जाती है कि देखो, कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए सीबीएसई ने क्या क्या काम करा था। जो उनका जो एकेडमिक ईयर होता है 2021-22 का, इसको उसने दो भाग में बांट दिया। ठीक है, विथ 50% ऑफ द सिलेबस टू बी कवर्ड इन ईच टर्म। तो दो भाग में बांट दिए हैं, हर भाग में 50% हिस्सा उनके पाठ्यक्रम का शामिल किया जाएगा। दिस फर्स्ट टर्म एग्जामिनेशन विल बी 90 मिनट पेपर विथ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन ओनली। इस बार ऐसा किए हैं कि 90 मिनट का टाइम रख दिए हैं और इसमें केवल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ही रहेंगे। इसके बाद कोरोना की सिचुएशन को देखते हुए कुछ उपाय ऐसे किए गए हैं कि जहां बच्चे पढ़ते हैं उनका एग्ज़ाम भी वहीं पर हो। एक तो कोरोना से बच जाएंगे, दूसरी बात जो उन्हें आने जाने में परेशानी होती है और जो थोड़ी बहुत मानसिक तनाव रहता है वो भी कम हो जाएगा यदि उनको उनके ही स्कूल में यदि आप उनको सेंटर दे देते हो तो। इसके अलावा बात होती है एक्सटर्नल ऑब्जर्वर की। फॉर अदर स्टूडेंट द सीबीएसई विल इंश्योर दैट दे आर नॉट फोर्स टू ट्रेवल टू फार फ्रॉम देयर होम स्कूल। External observer will be assigned to all center to ensure that exam is conducted safely, fairly and without any untoward incident। तो जो एक्सटर्नल ऑब्जर्वर हैं वो भी बढ़िया उनके स्कूल में ही आ जाएंगे, लड़कों को कहीं ज़्यादा दूर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। इसके बाद वाली हम न्यूज़ देखने वाले हैं आर्मी से। आर्मी ट्रेनिंग कर रही है अपने ऑफिसर्स को जिनकी पोस्टिंग हुई है एलएसी में। उनको मेनली जो है तिब्बतोलॉजी सिखाया जा रहा है। लामास फॉर बॉम्डिला मोनेस्ट्री इंगेज फॉर टीचिंग, फर्स्ट बैच ऑफ 15 सोल्जर फिनिश्ड कोर्स इन मई। तो कौन ट्रेनिंग देगा इनको? इनको टीचिंग मिलने वाली है लामास के माध्यम से। कहाँ वाले? बॉम्डिला मोनेस्ट्री। ये लोग इंगेज रहेंगे और जो पहला बैच है ना 15 सोल्जर्स का, फिनिश्ड कोर्स इन मई। तो कुल मिला के यदि मोटे तौर पर आप देखोगे, यहाँ पर जो है ना बॉर्डर में सबसे इम्पोर्टेंट हो जाता है इंफॉर्मेशन सिस्टम। इंफॉर्मेशन सिस्टम के माध्यम से ही जो है आर्मी वहाँ पर सफलता हासिल कर सकती है, बॉर्डर में अच्छे से देख रेख कर सकती है। इसीलिए उनके जो इंफॉर्मेशन सिस्टम है उसको मजबूत बनाने के लिए उनको ये इस प्रकार की टीचिंग दी जा रही है ताकि ये लोग क्या कर सकें, ये लोग बेटर अंडरस्टैंड द इंफॉर्मेशन वारफेयर। द आर्मी हैज़ बिगन ए कोर्स इन तिब्बतोलॉजी in a tie-up with Central Institute of Himalayan Culture Studies in Arunachal Pradesh. Understanding Tibetan tradition, cultural peculiarities, democracy and political influence, and so on empowers our men and officers to understand where we are going and where we are operating। तो तिब्बत की कुल मिलाकर के ट्रेडिशंस क्या क्या हैं, वहाँ की कल्चर क्या है, डेमोक्रेसी कैसी है, वहाँ पर पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस किसका है, ये बहुत सारी बातें आर्मी ऑफिसर्स को यहाँ पर सिखाई जाएंगी। तो इससे आर्मी ऑफिसर को कम से कम ये तो पता चल रहा है कि हम जा कहाँ रहे हैं, कहाँ हम ऑपरेटिंग कर रहे हैं। देखो कौन कौन से सब्जेक्ट इसमें कवर किए जाते हैं, उनके नाम यहाँ पर बताए जा रहे हैं। ड्यूरिंग द 42 डे ऑफ द प्रिलिमिनरी कोर्स, 42 दिन का जो कोर्स है उसमें तिब्बत की हिस्ट्री, उसकी जियोपॉलिटिक्स एंड करेंट पॉलिटिक्स डायनेमिक्स को कवर किया जाएगा उनके सिलेबस में, इन द फॉर्म ऑफ लेक्चर्स एंड केस स्टडीज, ऐसा ऑफिसर का कहना। लामास हु वर proficient in Tibetan issue were hired from Bomdila Monastery to teach the course। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं मुंबई से।
मुंबई ने 40% जो ग्रीन कवर है ना इसको खो दिया है बिटवीन 1991 से लेकर के 2018 की यदि बात करें तो। सिटी लॉस्ट 81% ऑफ इट्स ओपन लैंड, ऐसा सर्वे में कहा गया है। तो जहाँ इसके जो खुली ज़मीन थी, अब वहाँ पर जो है अतिक्रमण संक्रमण चालू हो गया है, संसाधनों का दोहन चालू हो गया। मुंबई लॉस्ट 81% ऑफ इट्स ओपन लैंड, जिसमें क्या क्या चीज़ आता है, बैरन स्पीसीज विथआउट एनी वेजिटेशन, मतलब बंजर भूमि जहाँ पर किसी प्रकार के कोई पेड़ पौधे नहीं थे। 81% हिस्सा उसको खो चुकी है मुंबई। 40% ग्रीन कवर को खो चुकी है, जिसमें शामिल है फॉरेस्ट और स्क्रब लैंड्स, जिसमें स्क्रब लैंड जो रहता है वो शामिल है। और बताया जाता है कि लगभग 30% ऑफ इट्स वाटर बॉडीज़ जैसे कि लेक, पॉन्ड, फ्लड प्लेन्स बिटवीन 1991 से लेकर के 2018 तक, जबकि बिल्टअप एरिया डेवलप्ड अपॉन रोज बाई 66% इन द सेम पीरियड, ऐसा कहना है रिसेंट स्टडी का। इसमें कंक्लूड किया गया है सिटी विटनेस 2 डिग्री सेल्सियस एवरेज टेम्परेचर राइज एक्रॉस 27 ईयर। इसके अलावा जो नगर के केंद्रीय भाग से बाहर का जो निवास क्षेत्र रहता है उसको, जिसको हम उपनगर कहते हैं ना, वो वाला एरिया, और ठीक है सिटी वाला एरिया, एक तो सिटी और सिटी के बाहर का 603 स्क्वायर किलोमीटर वाला जो एरिया है, इतने एरिया को लिए टू अंडरस्टैंड द लैंड यूज एंड द लैंड कवर चेंजेस, डिफरेंसेस इन मैक्सिमम एंड मिनिमम एवरेज टेम्परेचर फॉर अर्बन हीट आइलैंड इंटेंसिटी, लैंड सरफेस टेम्परेचर चेंजेस इन वेजिटेशन कवर वर्सेस अर्बन बिल्ट अप डेंसिटी बिटवीन 1991 से लेकर के 2018। एक एक पॉइंट टू पॉइंट चीज़ों का यहाँ पर एनालाइज किया गया है। इन्होंने ना जीपीएस यूजिंग सैटेलाइट इमेजरी यूएस नासा लैंडसेट डाटा सेट फ्रीली अवेलेबल, तो सैटेलाइट इमेजरी का इन्होंने यूज़ किया था और उसी के माध्यम से इन्होंने ये आंकड़े जुटाए हैं। आगे बात बताई जाती है कि जब टेम्परेचर बढ़ा है तो एक्सट्रीम हीट दैट वन एक्सपीरियंस वाइल स्टॉर्लिंग थ्रू एनी अर्बन लैंडस्केप इज कॉल्ड बाय द अर्बन हीट आइलैंड इफेक्ट, ए माइक्रो क्लाइमेटिक फोनोमेनन। ऐसा क्यों हुआ? दिस इज ड्यू टू ए नंबर ऑफ काजेस, द मोस्ट प्रोमिनेंट बीइंग द यूसेज ऑफ मटेरियल सच एज कंक्रीट, according to Antiquar Rahman from the Department of Geography। आगे बात कही जाती है, देखो ये जो ग्रीन कवर कम हो रहा है ना, इससे सीधा सीधा हमारा स्वास्थ्य प्रभावित होता है, इसीलिए हमें ध्यान देने की ज़रूरत है। जो खाली पड़ा जो एरिया है वहाँ पर वृक्षारोपण करने की ज़रूरत है, और संसाधन जो भी हमारे पास है उनको हमें सस्टेनेबल तरीके से दोहन करना है। ऐसा नहीं कि आज ही हम पूरे पेड़ों को काट डालें, आज ही हम सारी मछलियों को ख़त्म कर दें, ऐसा नहीं करना। हमें भावी पीढ़ी के लिए भी उनको बचा करके रखना है। इसके बाद वाली जो न्यूज़ है, ग्लोबल हंगर इंडेक्स में इंडिया की जो रैंकिंग है पिछले सालों में कैसी रही है, इस साल कैसी रही है, और जो स्टंटिंग और जो वेस्टिंग है, वेस्टिंग मतलब जो है दुबलापन आप कह सकते हो, वजन का कम होना, और स्टंटिंग मतलब हाइट का कम होना, हाइट नहीं बढ़ पाना एज के हिसाब से। तो इंडिया की रैंकिंग है 101, टोटल 116 कंट्रीज़ में शामिल की गई थी। रिसेंटली इसको रिलीज़ किया गया था, ग्लोबल हंगर इंडेक्स के बारे में बात बताई जा रही। इट वाज एमंग 31 नेशन वेयर हंगर हैज़ बीन क्लासिफाइड एज सीरियस। द कंट्रीज रैंक हैज़ बीन ऑन द डाउनवर्ड ट्रेंड सिंस 2016। तो 2016 से ही इंडिया में कोई प्रगति देखने को नहीं मिली है। 4 इंडिकेटर इसमें यूज़ किए जाते हैं।
ठीक है, ताकि स्कोर की गणना किया जा सके, जिसमें शामिल है शेयर ऑफ पॉपुलेशन दैट इज अंडर नरिश्ड, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु वेस्टेड मतलब लो वेट फॉर हाइट, शेयर ऑफ चिल्ड्रन अंडर 5 हु आर स्टंटेड मतलब लो हाइट फॉर एज, हाइट में कम होना, और लास्ट में है अंडर 5 मोर्टालिटी रेट, 5 साल से कम उम्र के बच्चों में जो मृत्यु की दर है ना, उसको भी इसमें शामिल किया जाता। तो सबसे पहले नंबर का था, कौन सा था? सबसे पहले नंबर का था अंडर नरिश, मतलब कि उनको पोषण का स्तर कैसा है। इसके बाद जो था वेस्टिंग, स्टंटिंग, और सबसे लास्ट में था अंडर 5 ईयर मोर्टालिटी रेट। ठीक है, मतलब दुबलापन, ठिगनापन और 5 साल की उम्र से कम में जो मोर्टालिटी रेट है, मृत्यु दर है, उसको इसमें शामिल किया जाता है। इसमें 2016 से ही यदि रैंकिंग देखेंगे हम इंडिया की ना, तो कोई ख़ास रैंकिंग अच्छी नहीं रही है। ठीक है, काफ़ी कंडीशन ख़राब ही रही है इंडिया की। 2016 में देखो 97 नंबर में पोजीशन में था, 2017 में 100 में पहुंच गया, 2018 में 103, 102 2019 में, 2020 में कंडीशन थोड़ी ठीक थी, 94 नंबर के पायदान में, 2021 में कंडीशन 101 हो गई है। इसके बाद वाली न्यूज़ हम देखने वाले हैं इंडिया और इजराइल के रिलेशन से रिलेटेड। लंबे समय से इंडिया और इजराइल के बीच में जो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट को लेकर के बात चल रही थी ना, अब वो रिज्यूम हो गई, मतलब बातचीत चालू हो गई है। जयशंकर इजरायली काउंटर पार्ट मीट होल्ड क्वाड्रिलेटरल टॉक्स विद यूएस यूएई। इंडिया और इजराइल एग्री हो गए हैं टू रिज्यूम लॉन्ग पेंडिंग नेगोशिएशन ऑन ए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। ठीक है, जब एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्टर एस जयशंकर मिलते हैं इजरायली के जो काउंटर पार्ट हैं यार लैपिड इन जेरूसलम ऑन मंडे। दोनों ने ही ज्वाइन किया था वर्चुअल क्वाड्रिलेटरल मीटिंग, किसके साथ साथ में? यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन और यूएई के फॉरेन मिनिस्टर शेख अब्दुल्लाह बिन जायद के साथ में। अब चारों देशों के बीच में जो मीटिंग हुई, सीन एज ए आउटकम ऑफ लास्ट ईयर्स अब्राहम अकॉर्ड ब्रोकर्ड बाय यूएस दैट सा द यूएई और इजरायली एस्टेब्लिश diplomatic relation, also underline India's close relationship with those वेस्ट एशियन कंट्रीज एंड वाशिंगटन के साथ साथ में हमारे संबंधों को बताता है। फ्री ट्रेड एग्रीमेंट के बारे में बात बताई जाती है कि ये कब से चालू हो सकता है। नवंबर के महीने में ये चालू हो सकता है एंड कंक्लूडेड बाय जून 2022 तक, ऐसा इसमें कहा गया है। तो द पुश फॉर FTA बिटवीन द टू कंट्रीज इज लेटेस्ट इन ए सीरीज टू अटेम्प्ट टू नेगोशिएट ए ट्रेड एग्रीमेंट ओवर द पास्ट 14 ईयर। अब बात बताई जाती है, बातचीत तो पहले भी हुई थी, बोथ इन 2007 देन प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह, इसके अलावा इन 2017 प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, इन्होंने अनाउंस किया था कि FTA वुड बी कंप्लीटेड, लेकिन टाक हैव लैप्स्ड ओवर ए नंबर ऑफ इशूज। कुछ और इशू आ गए जिसके चलते चलते बात आगे बढ़ ही नहीं पाई। ड्यूरिंग द लास्ट राउंड ऑफ द टास्क बोथ साइडेड एक्सप्लोर्ड पॉसिबिलिटी ऑफ ए लिमिटेड ट्रेड डील, जिसको कहते हैं प्रिफरेंशियल ट्रेड एग्रीमेंट। लगभग 200 गुड्स इसमें शामिल हैं, चीज़ें शामिल हैं, विच हैड आल्सो नॉट बीन कंक्लूडेड। अभी जो लेटेस्ट रिपोर्ट हम देख रहे हैं FTA के लिए इजराइल के साथ साथ में comes on the back of government's recent drive to resume a number of trade negotiations, and the government has thus far committed to resume talk with
यूके, ऑस्ट्रेलिया, यूरोपियन यूनियन, और ये आशा रख रहे हैं हम कि दे वुड आल्सो बी कंक्लूडेड इन 2021।